जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि आप कितने मिनिमम अमाउंट में जर्मनी जैसे देश में एमएस प्रोग्राम कर सकते हैं। उस वीडियो के देखने के बाद हमारे पास काफ़ी सारे मेल्स आए, उसमें ये पूछा गया कि यूएसए से कैसे एमएस प्रोग्राम कर सकते। तो आज के हमारे एक्सपर्ट मिस निधि मिश्रा, जो कि सीधा न्यू जर्सी यूएसए से हमारे साथ जुड़ रही हैं और आपके हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं। तो चलते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट मिस निधि मिश्रा के पास। हाय एवरीवन, माय नेम इज आशु झा एंड वेलकम टू एजुकेशन टू यू। तो आज मेरे साथ न्यू जर्सी यूएसए से सीधा लाइव है मिस निधि मिश्रा, जो आपको यूएसए में एमएस कोर्स कैसे किया जाए इसके बारे में आपको बताएंगी। तो सबसे पहले मिस निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत है एजुकेशन टू यू प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और आपको भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस प्लेटफॉर्म, जिससे बच्चों को अभी के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। एंड और ये बहुत बेनिफिशियल है कि आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बना रहे हो। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ओके निधि, जैसा कि काफ़ी लोगों का क्वेरी है कि जो लोग ग्रेजुएट हैं, जो लोग और इंडिया से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और कुछ एक्सपोजर लेना चाहते हैं, फॉरेन जाना चाहते हैं, और अगर यूएस से अगर एमएस करना हो तो क्या एक प्रोसेस होना चाहिए इंडिया से बाहर जाने के लिए? बिल्कुल, हाँ, ये बहुत लोगों का ड्रीम होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स करें। बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, एक्सपर्टीज़ मिलती है आपको अपने फील्ड में। दूसरी बात ये है कि जब हम 2 या 3 साल अपने फील्ड में वर्क करते हैं तो हमें फिर मास्टर्स की वैल्यू पता चलती है कि अगर हम मास्टर्स की डिग्री लेंगे तो वो हमारे करियर ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो जब अब्रॉड से मास्टर्स की बात आती है तो पहले दिमाग में यूएस ही आता है, लोगों के माइंड में यूएस आता है कि हम यूएस से एमएस करें। तो हर कंट्री के अपने अलग प्रोसेसेस होते हैं, बट द पाथ इज सेम। लाइक आपको एग्जाम देना पड़ेगा, उस कंट्री से रिलेटेड जो भी क्राइटेरिया हैं आपको वो फुलफिल करना होगा। देन आपको कॉलेज कॉल करती है और फिर आप चाहते हो आगे मास्टर्स करने के लिए। तो यूएस के लिए भी जैसे आपको बहुत जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है उनको पता होगा कि जीआरई और जीमैट देना पड़ता है। तो इसमें क्वांटिटेटिव और इंग्लिश टेस्ट होते हैं जो 340 मार्क्स की होती है। 170 मार्क्स आपको क्वांटिटेटिव के लिए देना पड़ता है, बाकी इंग्लिश के लिए देना पड़ता है। एंड आइल्स देना पड़ता है, जिसमें आपकी स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग और राइटिंग स्किल को चेक किया जाता है। ये आपको एक एवेल्युएशन देती है उस कंट्री के लिए दैट यू आर एलिजिबल टू स्पीक। आप वहाँ पे जाते हो, यू आर कंफर्टेबल कि आप उस कॉलेज में पढ़ते हो, तो आप अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इंग्लिश इज मस्ट। तो आपके हर स्किल की वो चेक करते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल क्या है, स्पीकिंग स्किल क्या है। तो ये जीआरई और आइल्स के मार्क्स आने के बाद 340 के स्केल में आप कितना स्कोर करते हो, देन आप फिर अप्लाई कॉलेज के लिए। तो जो एग्जाम आपको देना होता है, तो दीज 2 एग्जाम्स यू हैव टू टेक फॉर एडमिशन इन फॉर मास्टर्स एडमिशन इन यूएस। ठीक है, जैसे कि जीआरई जीमैट के बारे में आपने बताया, वो एग्जाम मैंने क्वालिफाई कर लिया। जो भी फॉर्मेलिटीज होती है वो क्वालिफाई करने के बाद क्या मेरा एकेडमिक्स बैकग्राउंड भी मैटर करता है जब मैं एक एमएस कोर्स के लिए जाता हूँ? लाइक अंडर ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं, 10, 12? यस, बिल्कुल। एक्चुअली आप ऐसा देखें तो ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। हमें यहाँ पे यूएस में मास्टर्स के लिए जो आपके बेस्ट कॉलेजेस होते हैं या जो मॉडरेट कॉलेजेस भी होते हैं, फॉर एवरी कॉलेज आपको सिर्फ एकेडमिकली बेस्ट नहीं करना होता है। लाइक अगर आपने बहुत अच्छा एकेडमिकली किया और आपने एक्स्ट्रा कुछ नहीं, करिकुलर आपने कुछ नहीं किया, तो आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस से सीट मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे बहुत बढ़िया स्कोर कर देते हैं, लाइक 95%, 99% स्कोर करके ले आते हैं, बट बाकी चीज़ों में उनकी एक्सपर्टीज नहीं होती। एक्सपर्टीज लाइक कि आपको एक्सपोजर नहीं मिला है, आपने सोसाइटी के लिए क्या किया है, या फिर आपने कोई इंटर्नशिप की है, या आपको अगर एक्सपीरियंस है तो उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। अगर मैं कम शब्दों में कहूँ तो लाइक यहाँ पे आप एक किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए एक ओवरऑल पैकेज की जरूरत होती है। लाइक आप एज अ ह्यूमन
मतलब आपने क्या किया है, आपने सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट किया है, एकेडमिकली आप कितना बेस्ट कर सकते हो, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी क्या है, अगर आपकी कोई हॉबी है, लाइक किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, तो आपने उस फील्ड में अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, हर एक चीज मैटर करती है। आपकी लाइफ में क्या पर्पस है वो दिखाना बहुत जरूरी होता है। आप यहाँ पे जब अप्लाई करते हो, तो जब आप स्कोर भेजते हो, लाइक आइल्स के स्कोर भेजते हो या जीआरई के स्कोर भेजते हो, तो उसके बाद आपको जो दो मेन स्टेप होती है, एक होती है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन। आपने पहले जहाँ भी पढ़ाई की है या काम किया, जैसे अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो तो आपके प्रोफेसर आपके बारे में क्या कहते हैं, वो दो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो फेक नहीं होता है, लाइक आप वो जेन्युइन होता है, दे नो कि आपके बारे में जो लिखा जा रहा है आप सच में उस लायक हो या नहीं। और द सेकंड थिंग इज स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आप ये एमएस डिग्री क्यों करना चाहते हो? जस्ट कि आपने डिग्री लिया, जॉब किया, खुद की भलाई की, या फिर आपके लाइफ में कुछ पर्पस है, आप सोसाइटी को क्या देना चाहते हो? तो वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस एक आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस होता है, जो आप रिटन फॉर्म में कॉलेज को भेजते हो, वो एवेल्यूएट करते हैं और फिर वो आपको एक ओवरऑल पैकेज के रूप में देखते हैं कि ये इस कोर्स के लिए बेस्ट कैंडिडेट है, देन दे विल सेलेक्ट यू फॉर दैट पर्टिकुलर सीट फॉर दैट कोर्स। तो ये मैटर करती है। ओके, तो ये सब सारी फॉर्मेलिटीज के बाद अगर मेरा एडमिशन वहाँ पे हो गया, तो फिर क्या यूएसए में क्या एक एवरेज फीस होती है किसी भी कॉलेज की अराउंड? ये तो है कि यूएस की डिग्री बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसमें तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ जो फीस होती है, लाइक आप वो डिपेंड करती है कि आपने अगर स्कॉलरशिप लिया है, जैसे आपको 20% या 50% फीस में छूट मिलती है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है, बट और किस उसके लिए बेसिस पे बहुत मिलती है वो कॉम्पिटिशन छूट? होता है। वो होती है कि जैसे सारे एवेल्यूएशन के बाद, आपके एक्सपीरियंस के बाद, या फिर आपके स्कोर के बाद, जो आप जिस स्टूडेंट में आप compete कर रहे हैं, जिसके साथ आपकी कंपटीशन है, जैसे 10 स्टूडेंट सिलेक्ट किए, तो उन 10 में भी फिर कंपटीशन होता है कि जो बेस्ट होता है, तो वो कॉलेज एवेल्यूएट करती है, फिर वो स्कॉलरशिप देती है। तो आपके स्कोर, आपके अदर परफॉर्मेंसेस, आपने जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो किस लेवल का है, ये सारी चीज़ों में अगर आप उनके क्राइटेरिया में फिट होते हो, एग्जाम्पल कि अगर आप कोई यूनिवर्सिटी में जाते हो, जैसे एनजेआईटी से मैंने किया है, एनजेआईटी का एक क्राइटेरिया फिक्स होता है, ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। तो उसके क्राइटेरिया में अगर उनके जो बेस्ट स्टूडेंट का क्राइटेरिया है, अगर आप उसमें फिट बैठते हो और आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो लोगों को स्कॉलरशिप भी मिलती है। कभी कभी 100% स्कॉलरशिप भी मिलती है, बट उसके लिए आप में वो पोटेंशियल होना चाहिए, ये बहुत मैटर करता है। तो और फिर जो यहाँ के रेसिडेंट होते हैं, उनको अलग होता है कि टैक्स पे ही होते हैं, तो उनको भी 35% टू 50% मिलता है। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कौन से क्राइटेरिया में फिट बैठते हो, बट आपको एकेडमिकली तो बढ़िया करना ही पड़ता है। आप ये नहीं डिनाई कर सकते हो कि आपने स्कोर बहुत कम लाया है और आप स्कॉलरशिप के लिए बैठ रहे हो। तो ये सारी चीज़ों के बाद अगर आप फी पे आते हो, तो फी आपको 40,000 टू 90,000 वैरी करती है, डिपेंड ऑन योर सब्जेक्ट कि आपने कौन सा कोर्स लिया है। उस कोर्स पे आपकी फी डिपेंड करती है, और वो कॉलेज टू कॉलेज वैरी करती है। और वही है कि आपने आपको कितनी छूट मिल रही है, और बाकी चीज़ों पे डिपेंड करती है, बट फी इतने में वैरी कर जाती है। बाकी यूएसए की लाइफ कैसी है? जैसे एक स्टूडेंट यहाँ से जाएगा वहाँ पे कॉलेज के अराउंड कॉलेज में रहेगा, तो फिर जो बाकी सारी लाइफ है, जैसे अगर बाहर घूमना है या बाहर कहीं जाना है, तो इसके अराउंड क्या मतलब क्या एक्सपेंस बनता होगा कि एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए वहाँ पे? नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, जैसे लाइक अभी जैसे आपने फी की बात कही, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। आपको जॉब तो करना ही पड़ता है। अगर आप जैसे एजुकेशन लोन लेके आते हो, तो वो आपकी एक फी को कवर करती है, या फिर कुछ पार्ट्स कवर करेगी, बट डे टू डे लाइफ में आपको काफी चैलेंजेस होते हैं। या फिर आपका एजुकेशन लोन में भी आपके इंश्योरेंस को भी कवर करे, बट डे टू डे लाइफ में और भी चैलेंजेस होते हैं, लाइक फूड रिलेटेड, क्लोथ रिलेटेड, और आपको हॉस्टल में रहना है या बाहर रहना है, आपके जॉब की टाइमिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशन में देना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसके लिए आपको जॉब करना होता है। मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है।
तो आप इतना इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न भी मिलता है, नो डाउट। बट आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बार एडमिशन लिया तो आप बस इजी गोइंग में आपने मास्टर्स कर लिया, वैसा नहीं है। तो वो 2 इयर्स जो यहाँ पे होते हैं वो आपको एक परफेक्ट स्ट्रगलर बनाती है, जो आपके लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे के फेजेस में। आपको हर चीज खुद से मैनेज करना, लाइक लॉन्ड्री से लेके हर एक छोटी छोटी चीजों का खुद से ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप मनी को मैनेज करना सीखते हैं। आपको पता है कि आपको अर्न भी आपको ही करना है, फिर आप स्पेंड कर सकते हो। तो उसके लिए भी बहुत सारी फैसिलिटीज है यहाँ पे स्टूडेंट को। ऐसा नहीं है कि जो बाहर से इंटरनेशनल कैंडिडेट आते हैं उनको ऐसे फील्ड में छोड़ दिया जाता है, वैसा नहीं होता है। उनके से बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज इन कैंपस होती है। अगर आप डिटेल में जाना चाहोगे तो मैं ये बताना चाहूंगी, ऐसे स्टूडेंट घबराए ना कि एक बार यूएस चले गए तो वो एक्सपेंस से ही उनको काफी प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो यहाँ पे 2-3 क्राइटेरियाज होते हैं, लाइक असिस्टेंटशिप होती है जिससे आप मंथली एक्सपेंस निकाल सकते हो, या आपकी फी भी उसमें कवर होती है कभी कभी। तो उसमें 3 टाइप्स की असिस्टेंटशिप होती है, एक ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप होती है, एक टीचिंग असिस्टेंटशिप होती है और एक रिसर्च असिस्टेंटशिप होती है। तो ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप मतलब आपको कॉलेज के लिए वर्क करना होता है या टीचर के लिए वर्क करना पड़ता है, और फिर आपको वो उसके मतलब जो आपको स्टाइपेंड देते हैं, स्टाइपेंड लाइक आपकी उस क्रेडिट की फी कवर हो जाएगी, या फिर आपको मंथली कुछ फिक्स्ड अमाउंट देंगे जिससे आप अपना हॉस्टल फी या फिर अपना फूड निकाल सकते हो। तो वो होता है जैसे आप अपने टीचर के लिए वर्क करते हो, टीचर के असाइनमेंट्स या फिर जो बाकी चीज़ें होती है, ईमेल्स के रिप्लाई वो करते हो। और जो रिसर्च असिस्टेंटशिप होती है तो यहाँ पे रिसर्च का बहुत बड़ा स्कोप होता है, तो वो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए होता है। तो जैसे जो पीएचडी कर रहे होते हैं, जो उनके टीचर्स होते हैं, उनको उतना टाइम नहीं होता है कि वो इतने पेपर को जाके देखे, तो उनके पेपर पे रिसर्च करना, छोटी छोटी डिटेल्स निकालना, तो वो एलिजिबल स्टूडेंट जो होते हैं, जो एकेडमिकली अच्छा कर रहे होते हैं, उनके थ्रू वो काम होता है। बट उसके लिए भी आपको अवेयरनेस चाहिए। जब जब वो वैकेंसी निकलती है आपको बहुत अप टू डेट रहना पड़ेगा। आपको उस टीचर के सब्जेक्ट में, जिस टीचर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या बाकी के सब्जेक्ट में आपको स्कोर काफी अच्छा करना पड़ेगा। लाइक यू आर फिट कैंडिडेट फॉर दैट पोस्ट, दैट इज ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल कि आपको वो स्टाइपेंड मिल रही है। सो यू हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग, ऐसे आपको नहीं मिलेगी। तो आप मेहनत करते रहिए, फिर आपको रास्ते मिलते जाएंगे, ऐसा होता है। तो लोग जब एमएस करने की बात आती है तो एमएस बहुत सारे कंट्री से लोग करते हैं, लाइक जर्मनी से करते हैं, रसिया से करते हैं, लोग यूएस से करते हैं। तो जैसा कि आपने कहा कि यूएस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू जर्मनी, तो फिर यूएस में ही क्यों करना चाहिए एमएस? जर्मनी क्यों ना हम जाए कि हमें यूएस जाना पड़े? क्या डिफरेंस है? हाँ, मतलब कोर्सेज होते हैं, अदर कंट्रीज में भी होते हैं। स्टूडेंट की अपनी चॉइस होती है और अपना पोटेंशियल होता है। अगर आप देखोगे कि यूएस से एमएस करना स्टूडेंट की फर्स्ट चॉइस होती है, तो वो इसलिए होता है कि आप अगर आउट ऑफ 10 देखोगे तो 7 कॉलेजेस जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज होती है, मतलब ग्लोबली आपको उसके प्रेजेंस मिलेंगे, तो यहाँ के कॉलेजेस मिल जाएंगे। एक स्टूडेंट में होता है जिसको बेस्ट करने की चाह होती है, वो चाहते हैं कि हम हार्वर्ड से पढ़ ले या फिर कैलिफोर्निया से पढ़ ले या फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पढ़ ले। तो उसके लिए भी उन लोग को होता है, एक्सपोजर काफी मिलता है, कल्चरल डाइवर्सिटी मिलती है। आप मीन्स आप बेस्ट करने की चाह हर किसी में होती है। मैं ऐसा नहीं बोलूं, हाँ, मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगी कि इस कंट्री का ये अच्छा या बुरा, नहीं। बट क्या होता है कि जब आप उसको ग्लोबली रैंक देखते हो, आप अपना एक्सपोजर देखते हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह देखते हो, तो बहुत सारी चीजें में आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं बेस्ट कर पा रही हूँ तो वो हमारे लिए अच्छा होता है, तो लोगों की पहली पसंद हो जाती है। बिल्कुल, जैसे कि इंडिया में ही होता है। अगर आप आईआईटी की बात करें तो आईआईटी की फीस बिल्कुल 12 to 14 lakhs है, और एक जो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी फीस 5 लाख 6 लाख होती है, तो हम ऑब्वियसली हम आईआईटी से पढ़ना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू किसी प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले, हाँ, चाहे फीस बिल्कुल। भले ही अगर ज्यादा आप हो। फी सेकेंडरी होती है, मेरा अभी भी ये मानना है कि अगर आप कहीं पे हाई फी पे आप दे रहे हो तो उससे रिटर्न नहीं होते। फी आईआईटी में भी सेकेंडरी होती है। कोई भी बच्चा इंडिया का ऐसा नहीं है जिसने आईआईटी क्लियर किया हो तो वो कॉलेज
छोड़ना चाहेगा। उसके बाद फी आती है तो आपके लिए बैंक्स हैं, बाकी सपोर्ट है, तो वो फी ऑलवेज सेकेंडरी होती है। फर्स्ट ऐसा दिखता है कि आपके में पोटेंशियल है, आप उस सीट को ग्रैब कर रहे हो, वो मैटर करती है बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन पे जाना चाहूंगा। मुझे पहले ही पूछना चाहिए था। मैंने एग्जाम दे दिया, मैंने उसको जीआरई जीमेट वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया, लेकिन मुझे कॉलेज में कैसे अप्लाई करना है और अपना सेल्फ इवेल्युएशन कैसे करेंगे कि अपने स्कोर को कैसे कॉलेज के साथ कंपैरिजन करेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ हर एक कॉलेज का क्राइटेरिया अलग होता है। ऑल ओवर वर्ल्ड स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, तो आपको सेल्फ इवेल्युएशन बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप किसी कॉलेज को अप्लाई करना चाह रहे हैं, 10 को मतलब जैसे आपने 10 कॉलेज सेलेक्ट किया, लेट्स एग्जाम्पल, क्योंकि क्या होता है कि आप जब आइल्स के मार्क्स भेजते हो या हर चीज़ में आपकी फ़ी इंक्लूडेड होती है, तो आप एज अ स्टूडेंट आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप जैसे किसी कॉलेज में अप्लाई किया, उसकी फ़ी $200 है, या फिर आइल्स के मार्क्स भेजे $30, तो ये $230 $250 आपको दिमाग में रखना होता है एक कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आप कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करते हो। इंडिया में बेसिकली दो तरीके होते हैं, या कहीं भी, एक लोग कंसल्टेंसीज के थ्रू जाते हैं और दूसरा होता है कि खुद से इंडिविजुअल लेवल पे वो अप्लाई करते हैं किसी कॉलेज को। तो जब वो कंसल्टेंसीज के थ्रू जाते हैं, तो कंसल्टेंसीज के टाई अप होते हैं कुछ कॉलेज में, तो वो वहाँ पे आपके मार्क्स भेजेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि आप शायद बेटर डिजर्व करते हो और आपको थोड़े मॉडरेट कॉलेज में अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि आप अपना इवेल्युएशन कीजिए कि मेरे मार्क्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स हैं कि लास्ट ईयर इस कॉलेज ने इतने कट ऑफ पे इस स्टूडेंट को लिया है। तो जैसे सेफ साइड होता है कि अगर आप बहुत ही पोटेंशियल है आप में, या फिर आप अपने आप को ऐसा देख रहे हैं कि मैं 10 स्केल पे बैठ रहा हूँ, आप 3-4 बहुत हाई लेवल के कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, 2-3 मॉडरेट कॉलेज सेलेक्ट कीजिए, और फिर उसके नीचे के। तो ये 4-5 कॉलेजेस सेलेक्ट करके आप इंडिविजुअल बेसिस पे वहां भेजिए। अदरवाइज कभी कभी होता है कि आपने 10 बेस्ट कॉलेज कर दिया और आप कहीं सेलेक्ट नहीं। अच्छा। तो यहाँ पे सेल्फ एवेल्युएशन जरूरी होता है कि आप किस कॉलेज के क्राइटेरिया में ओवरऑल फिट बैठ रहे हो, जस्ट नॉट फॉर स्कोर ओनली, ओवरऑल कहाँ पे फिट होते हो। ये आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है। ये एक बहुत डीप है कि आप हर जगह से उसको पता करें, कॉलेज की वेबसाइट पे जाए, उनकी क्राइटेरिया को देखें। तो इट डिपेंड्स कि आप सेल्फ इवेल्युएट करके ही अप्लाई करें। मैं तो स्टूडेंट को सजेस्ट करूंगी कि सेल्फ इवेल्युएट करके अप्लाई करें कॉलेज में, तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप होप कर सकते हैं कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी, क्योंकि उसके बाद फिर आपके वीजा प्रोसेसेस आते हैं। ओके, एक एमएस कोर्स करने के बाद आपकी पर्सनैलिटी में कितना चेंज आया, एमएस से पहले और एमएस के बाद? बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं तो ये कह सकूंगी कि कहना चाहूंगी कि ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। आप हर एक कंट्री के स्टूडेंट से वहाँ पे मिलते हो, आपके सोचने के तरीकों में बहुत अंतर आता है। लाइक जब हम इंडिया में होते हैं तो हम डिपेंड कभी कभी हो जाते हैं अपने गार्जियन पे, पेरेंट पे, कि वो हमारी फी पेमेंट पे। वैसे अभी हर जगह मेंटालिटी चेंज हो रही है, वहाँ भी लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बट एक होता है कि नहीं, इस लेवल तक तो पेरेंट्स कर ही देंगे, ये एक थोड़ी सी बात होती है। बट यहाँ पे क्या है ना, आपको डे 1 से सिखाया जाता है कि आपको खुद के एक्सपेंसेस खुद खुद करना है। तो एक छोटी छोटी चीजों के लिए जब स्ट्रगल शुरू होती है ना, तो लाइफ मतलब आपकी लाइफ को कैसे आपको आगे लीड करना है, आप में वो मैं ये ऐसा बोलूंगी कि आपको वो पता चलता है कि सबसे बड़ी बात मैं ये यहाँ कहना चाहूंगी कि किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानने की बात भी होती है। तो वो आपको यहाँ सीखने को मिल जाता है। आप सेम माइंड के लोगों से नहीं मिलते हो, आप चाइना के स्टूडेंट से मिलते हो, आप अफ्रीका के स्टूडेंट से मिलते हो। इंडियंस तो होते ही हैं, तो उनके सोचने के तरीके और उनसे compete करने का एक वो भी जज्बा आता है कि नहीं, मैं बेस्ट करूंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल बहुत अच्छा रहता है, एक्सपोजर मिलता है। और यहाँ पे एक ये, जैसे अपने यहाँ एक प्लेसमेंट सेल की हम बात करते हैं, यहाँ पे वो प्लेसमेंट सेल टाइप कुछ नहीं होता है। आपको वहाँ पे बेस्ट करना होता है, अपने कॉलेज में, अपने स्ट्रीम में बेस्ट करना होता है। कंपनीज आएंगी, आपको इंटर्नशिप देगी, और अगर आप उस इंटर्नशिप में बढ़िया करते हो तो वो आपको H1B देगी या फिर आपको फुल टाइम एम्प्लॉय रखेगी। बट कॉलेज आपको ये अश्योर नहीं करेगा कि आपको बस प्लेसमेंट सेल में बैठना है और आप मतलब सेलेक्ट हो रहे हो जस्ट बिकॉज यू आर स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज। नो, दिस इज नॉट लाइक दैट। यू हैव टू प्रूव
कि नहीं मैं बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, बहुत सारी कंपनीज आती है, आपको पोर्टल दी जाएंगी, आप अप्लाई करो, बट वो ओपन मार्केट होता है, आपको अपने आप को वहाँ बेस्ट करना होता है। आप डे वन से भी वहाँ जॉब मिल जाती है, क्योंकि यहाँ तो बिना जॉब के पॉसिबल नहीं है। मैंने खुद दिन भर मेरा जॉब होता था और रात में 6 to 10 कॉलेज का टाइम होता था, तो हम सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट दिन भर जॉब करके आते थे और फिर वो एग्जॉस्ट होकर हम क्लास कर लेते थे। बट फिर वहाँ का माहौल से लगता था नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके से लाइफ से जा रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये तो है, मतलब बहुत पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, बहुत ही ज्यादा। कहीं भी एजुकेशन से तो पॉजिटिव चेंज आते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जॉब अपॉर्चुनिटीज वाइज देखें तो जैसे कि आपने बताया कि आप बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग थे और आपने इंडिया से ही किया था, तो फिर उसके बाद का जो जॉब अपॉर्चुनिटीज यूएसए में थी और एक एमएस करने के बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, तो उसमें क्या डिफरेंसेस देखने को मिलता है? हाँ, जैसे मैंने इंडिया में भी 5-6 years जॉब किया है, फिर मैंने यहाँ पे एमएस किया, तो आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ती हैं आपके पास। और मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मेरे पास एक्सपीरियंस था, तो एक एक्सपीरियंस होल्डर का एक थोड़ा सा अलग हो जाता है कि आपको इनहैंस एक्सपीरियंस भी होते हैं, प्लस आप जब तक 2 साल में आप वो कोर्स करते हैं फिर तभी भी आपको जॉब होती है। तो और अगर आप वीजा पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं तो यहाँ पे मास्टर्स करने के बाद आप 20,000 के कैप में आते हैं, तो वो 20,000 मास्टर्स के लिए एक अलग सीट होती है जिनको वो वीजा H1B के अप्लाई करते हैं। अदर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका अलग कैप राउंड होता है, ये 20,000 का अलग होता है। एक तो ये आपको बेनिफिट मिलता है कि आप मास्टर्स कर रहे हो तो आप उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो। दूसरा क्या होता है, जब आप मास्टर्स करने आते हो तो आपको ओपीटी मिलती है, उसके थ्रू भी आपको जॉब मिलती है। और कहीं भी आपने अगर मान लो किसी भी जिसमें आपने बैचलर्स किया हो और उसमें आप मास्टर्स कर रहे हो, तो कंपनी को भी रिक्वायरमेंट होती है कि बेस्ट माइंड मिले, और आपके पास तो उतना एक्सपोजर होता है, आपने उतना वर्क कर रखा होता है, उतनी चीज़ें पढ़ रखी होती है, तो आप बहुत अच्छा अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन भी दे देते हो। तो पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत अच्छे पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट आई मीन नॉट लाइक दैट कि आप बैचलर करके आ रहे हो तो आपको कोई अदर रैंक मिल रही है, बट डिपेंड्स ऑन क्राइटेरिया कि आपके पास कितना एक्सपोजर है, कितना एक्सपीरियंस है, तो बहुत फायदेमंद होता है ये। ठीक है, ये थी हमारे साथ मिस निधि जो कि सीधा यूएसए से जुड़ी थी हमारे साथ, और उन्होंने काफ़ी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी भी बच्चे के मन में एक सवाल हो कि यूएसए से रिलेटेड और यूएस में एमएस कैसे करें, इन सब से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो जो उनको लगता है कि इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप एजुकेशन ट्यूब के मेल पे मेल भी कर सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मिस निधि जी ज़रूर आपका रिप्लाई देंगी। मिस निधि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच निधि, हमसे जुड़ने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। और एजुकेशन ट्यूब की पूरी टीम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती है, और आप ऐसे ही हमसे जुड़े रहें, और किसी भी बच्चे का अगर क्वेरी आता है तो आपको ज़रूर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। श्योर, थैंक यू आशु, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और अभी जितने टॉपिक्स कवर हुए, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस से लेके एग्जाम से लेके एडमिशन प्रोसेस तक, कॉलेज में एंट्री तक बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तो अगर कहीं कुछ क्वेरी होती है किसी को भी, तो आप इस चैनल से जुड़िए, एजुकेशन टू यू को ईमेल कीजिए, आपकी क्वेरीज सॉल्व हम करेंगे। और स्टूडेंट्स को विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आशु आपको भी गुड लक इस इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो सेशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कुछ इस सेशन से रिलेटेड आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट भी कर सकते हैं, या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपकी और मेरी फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए एजुकेशन।